गांधी जी, राजनीति सुधारने के लिए आपने बताया कि उत्तराधिकार की सीमा बननी चाहिए, दक्षिणाधिकार के नाम से एक नया कानून बनना चाहिए, सांस्कृतिक संघर्ष को रोकने के लिए प्रदेश सरकारों को थीटो पावर मिलनी चाहिए और राज्य को शोषण के बजाय न्याय करने वाला उपकरण बनाने के लिए 2 मंजिला नहीं 5 मंजिला सरकार व्यवस्था अपनाया जाना चाहिए। 2 मंजिला नहीं 5 मंजिला सरकार व्यवस्था अपनाया जाना चाहिए। ये सारे उपाय कर भी लिए जाएं तो क्या आपको विश्वास है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अत्याचार करना बंद कर देगा? अब तक तो देखने में यही आता है कि स्वयं गरीब व मध्यम वर्ग के लोग अपनी वोट से जिस सरकार को वो संसद को बनाते हैं, वही सरकार गांधी जी और वही संसद गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और महंगाई जैसी समस्याओं पर खड़ियाली आंसू बहाती और इन समस्याओं को वही सरकार आगे बढ़ाती भी रहती। अब तक तो लोग निराश हो चुके हैं, तमाम लोग वोट बंद कर चुके हैं, वोट देना ही बंद कर चुके हैं। द पीपल आर सो मच डिसअपॉइंटेड गांधी जी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सरकार से उम्मीदें छूट चुकी हैं। आखिर आपके पास गरीबों और तंग मध्यम वर्ग को न्याय दिलाने का क्या उपाय? अगर सभी हिरण मिलके शेरों को अपना नेता बनाते रहेंगे, शेरों को वोट देके संसद में भेजते रहेंगे, विधानसभा में भेजते रहेंगे, उनको एमपी एमएलए बनाते रहेंगे, तो क्या ऐसा कभी होगा कि चुनाव जीतने के बाद शेर लोग हिरण खाना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। भारत में जब आजादी मिल रही थी तभी यह शंका जताई गई थी कि कम्युनिस्टों ने और बाबा अंबेडकर ने ये शंका अंग्रेजों ने जब देश छोड़ने की बात सोची थी उसके पहले ही बता दी थी, ये शंका जाहिर कर दी थी कि आजादी जो मिलने की बात हो रही है, अंग्रेजों के जाने के बाद भी यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के मध्यम वर्ग को आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था कि देश के ऊंची जाति के लोग देश के नीची जाति के लोगों को आजादी नहीं देंगे, लेकिन जब संविधान बना तो ऊंची जाति के अमीरों ने नीची जाति के अमीरों के साथ गठजोड़ कर लिया। नीचे जाति के अमीरों ने और ऊंची जाति के अमीरों ने दोनों ने गठजोड़ कर लिया। इस गठजोड़ का साफ साफ सबूत संविधान में दिखा। संविधान के अनुच्छेद 19 और 340 में यह लिख दिया गया कि पढ़ाई लिखाई में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार कुछ उपाय करेगी। किसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए व्यक्ति को पिछड़ा मानकर उसके उत्थान की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। किंतु संविधान यह नहीं कहता कि पैसे में जो व्यक्ति पिछड़ा है वो भी पिछड़ा है, उसे पिछड़ा माना जाए। संविधान के धारा 340 में बात नहीं लिखी गई। अनुच्छेद 340 इस पर मुंह बंद कर लिया। उसने केवल यह लिखा कि उसने केवल यह लिखा कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उत्थान के लिए सरकार को कुछ करना होगा, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन पैसे से जो पिछड़ा है उसके लिए भी सरकार कुछ करेगी, संविधान में यह बात लिखी नहीं गई। उनके चूंकि संविधान नहीं कहता, इसलिए 60 सालों तक सरकारों ने सभी जातियों के अमीरों के बच्चों के लिए कुछ किया, लेकिन किसी भी जाति के गरीबों के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। किसी भी जाति के गरीबों के बच्चों को आरक्षण नहीं दिया। सभी जातियों के, जिसे आप पिछड़ा कहते हो या दलित जाति बोलते हो, उनके अमीरों के बच्चों के लिए इंतजाम है, लेकिन उनके गरीबों के बच्चों को भी नौकरी मिले, गरीबों के बच्चों को भी आरक्षण मिले, इस तरह का कोई प्रावधान 60 साल तक सरकारों ने नहीं किया।
अत्याचार करने का अघोषित अधिकार संविधान नहीं देता है। चूंकि संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पिछड़ा नहीं मानता, इसीलिए सरकारें गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक गुलामी, महंगाई, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ाती रही हैं और उन्हें यह काम पूरी तरह संवैधानिक भी लगता रहा है। संविधान की छोटी सी चूक हमारी सरकारों को अत्याचार करने का मौका दिया। संविधान की इस चूक ने शेरों को यह अधिकार दे दिया कि वो हिरणों की भी नेतागिरी करे और हिरणों का भी प्रतिनिधित्व संसद में, विधानसभा में जाकर करे। इसलिए हमें संविधान में जो उसके अंदर सुधार करने की गुंजाइश बनाई गई है, वो सुधार करके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए भी हमें विशेष इंतजाम करना होगा। तब जाकर के ये जो समाज का पिछड़ा हिस्सा है, वास्तव में पिछड़ा हिस्सा है, मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से निम्न वर्ग, इनका कल्याण और इनके लिए भी राजनीति का सुधार हो पाएगा। ऊंची सोच के लोग कौन होते हैं? क्या जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या ऊंची डिग्री लिए होते हैं या जिनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ? देखिए, जरूरी नहीं कि ऊंची डिग्री का आदमी भी ऊंची सोच का आदमी हो। अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो लोग ऊंची डिग्री लिए, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी निजी जीवन को सुखी बनाने में तो लगाया, लेकिन पूरे समाज की साझी जिंदगी को सुखी बनाने में नहीं लगाया, बल्कि उसको बदतर बनाया। इसलिए जिस तरह पढ़े लिखों को लोगों की डिग्रियां ऊंची नीची होती हैं, उसी तरह उनके जो सोच का दायरा है वो भी ऊंचा नीचा होता है। इसलिए कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच ऊंची होती है, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन उनकी सोच नीची होती है। जो व्यक्ति देश से भी बड़े क्षेत्र की भलाई सोचता है, उसे कौन सी सत्ता दी जाए? देश की सरकारों के ऊपर तो कोई सरकार होती ही नहीं है, फिर देश से भी बड़ी सोच के व्यक्ति को कौन सी कुर्सी सौंपी जाए? वसुधैव कुटुंबकम जैसी सोच सदियों से मौजूद रही है। इससे यह पता चलता है कि विश्व स्तरीय सज्जन लोग जो पूरी दुनिया को कुटुंब मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि पूरी धरती अपना घर और ये देश है इसके कमरे भर, जो देशों को कमरा मानते हैं, रूम मानते हैं, अब पूरी धरती को अपना घर मानते हैं, ऐसी सोच के लोग ऋग्वेद के जमाने में भी थे, बीच में भी रहे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, किंतु उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो क्षेत्रीय राष्ट्रवादी होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय राष्ट्र बना लिए, क्षेत्रीय शासन प्रशासन बना लिया। जो विश्व स्तर के राष्ट्रवादी थे उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने विश्व के को राष्ट्र ना बना सके, वो काम अभी भी बकाया रह गया। वैश्विक शासन, वैश्विक प्रशासन, पूरी दुनिया की राजनीति, पूरी दुनिया की सरकार, ये बनाने का काम आज भी बाकी रहा, अभी तक बाकी है। माँ बाप रूपी जो विश्व स्तरीय सत्ता को जगह नहीं दिया गया, इसे प्रभुसत्ता पर हमला माना गया। माँ बाप अगर घर आने लगे तो क्या एक घर की प्रभुसत्ता पर हमला है? यह बात आज सभी को समझने और समझाने की है, जिससे चौथाई विश्व, आधा विश्व और पूरे विश्व का शासन और प्रशासन बनाया जा सके और इनकी बागडोर को जो विश्व स्तर के समदर्शी लोग हैं, विश्व स्तर के सोच के लोग हैं, जो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, उनके हाथ में ये बागडोर दी जानी चाहिए। क्योंकि विश्व स्तरीय सत्ता संभालने वाले लोग हैं लेकिन शासन प्रशासन नहीं बना, इसलिए देश स्तरीय सज्जन व्यक्ति
प्रवचन करते फिरते हैं। वे लोग जो बातें बताते हैं वे बातें देश स्तर के सज्जनों के सिर के ऊपर से गुजर जाती है। मतलब कोई आदमी 15वीं मंजिल पर है तो दिखाएगा कि फला चीज दिख रही है, तो उसे 7वीं मंजिल का आदमी कैसे दिखे। तो इस तरह जो विश्व स्तर के लोग हैं, विश्व स्तर के समदर्शी हैं, जो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, अपनत्व रखते हैं, उनकी बात देश स्तर के राष्ट्रवादियों को समझ में ही नहीं आती, उनके सिर के ऊपर से गुजर जाती है। वे लोग जो बातें बताते हैं वो नीचे की जो राष्ट्रवादी हैं, छोटे राष्ट्रवादी हैं, उनको समझ नहीं आती। अगर उन्हें समझ में आती भी है तो उन्हें लगता है कि विश्व स्तरीय सज्जन लोग हमसे ज्यादा सज्जन तो हैं, किंतु अगर उनको सत्ता दी जाएगी तो वह अपनी सत्ता में बंटवारा करने जैसी बात होगी। वो ये सोचते हैं कि ये जैसे मेरे घर में बंटवारा जैसे करने की बात है। घर में बाप के लिए एक कमरा बनवा कर दे दिया जाए तो क्या इसे घर का बंटवारा कहेंगे और इसे खतरनाक बात कहेंगे? गांधी जी, आपको लगता है कि देशों की सरकारों में जो लोग बैठे हैं वे इस बात के लिए तैयार होंगे कि चौथाई संसार की, आधे संसार की और पूरे संसार की 3 और सरकारें बनाकर उसमें ज्यादा ऊंची सोच के लोगों को बैठा दिया जाए? क्या देश के अंदर ही साफ सफाई करके देश की राजनीति का सुधार नहीं हो सकता? यह है वैसी ही बात है जैसे ये कहा जाए कि घर के बच्चों को गांव वाले बहला फुसलाकर घर में चोरी करवाते हैं तो करवाने दो। गांव में मार काट मची है तो मची रहने दो। घर के लोगों की रोटी छीन कर भी दरवाजे पर सबसे महंगा पहरेदार बैठाओ। गांव में दुर्गंध और प्रदूषण फैल रहा है तो फैलने दो, बस घर के अंदर साफ सुथरा रखो। गांव में लोग पेड़ काट रहे हैं तो काटने दो, अपने आंगन में पेड़ लगाओ। दूसरे घरों में चोर उचक्का ठग डकैत कोई भी मुखिया बने तो उससे हमारा क्या लेना देना। बस अपने घर में ऐसे आदमी को मुखिया बनाओ जो गांव के सभी घरों को दुखी बनाए और उनके घरों का सुख छीन कर अपने घर में ले आए। दूसरे घरों के लोग पानी और बिजली बर्बाद कर रहे हैं तो करने दो, अपने घर में पानी का नल का ठीक रखो। दूसरे घरों के लोग बिजली बर्बाद कर रहे हैं तो करने दो, बस अपने घर में बिजली कम जलाओ। गांव में सब लोग हिंसा पर उतर आए तो आपका पहरेदार आपके घर को बचा पाएगा? मरे जानवरों को आपके घर के पास गांव वाले फेंक दें, मोहल्ले वाले इतने मरे जानवर हैं आपके मोहल्ले में घर के आसपास फेंक दें, तो क्या खिड़कियां बंद करके आप दुर्गंध को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। गांव में सबसे अमीर आदमी अपने पहरेदार को जो हथियार देगा, क्या वही हथियार गांव के सभी लोग अपने दरवाजे के पहरेदारों को दे पाएंगे? और अगर गांव के गरीब आदमी भी अमीर आदमी की तरह हथियार बांटने लगे अपने पहरेदार को, तो क्या घर के लोगों को रोटी दे पाएंगे? और क्या उचित है कि घर के लोगों की रोटी छीन करके दरवाजे के सामने जो पहरेदार खड़ा है उसको बंदूक दी जाए? ये समझदारी है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। अमीर आदमी ने अपना घर जितना महंगा बनवाया है, क्या गांव के सभी लोग उतना महंगा घर बनवा सकते हैं? किसी मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी जिस गाड़ी में चलता है, क्या उसी गाड़ी में मोहल्ले के सभी लोग चल सकते हैं? और क्या अगर पैसा नहीं है अमीर आदमी की तरह, अमीर आदमी की तरह आमदनी नहीं है, तो कर्ज लेकर के वैसे ही गाड़ी खरीद लेना ठीक रहेगा क्या? क्या कर्ज लेकर गांव में अमीर आदमी का मुकाबला करने वाले को घर का मुखिया बनाया जाना चाहिए? क्या ऐसा आदमी जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है? इन चीजों पर ध्यान गया, इसलिए गांव में पंचायत बनी, फिर पड़ोसी गांव को मिलाकर ब्लॉकें बनी, इसी क्रम में पड़ोसी प्रदेशों को मिलाकर देश की पंचायत बनी और देश की सरकार बनी। जिन कारणों से
देशों की साझी पंचायत मतलब की संसद बनी, क्या वही कारण पड़ोसी देशों की साझी संसद, पड़ोसी देशों की साझी सरकार बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं? जिन कारणों से गांव की पंचायत बनी, क्या उन्हीं कारणों से पूरे संसार की एक पंचायत, एक संसद और एक सरकार नहीं बननी चाहिए? तभी दुनिया से जंगल राज जाएगा जब पूरी दुनिया की एक सरकार बनेगी, दुनिया की एक पंचायत बनेगी, और तभी जंगल राज जाएगा और देशों के अंदर की भी राजनीति सुधर पाएगी। अगर विश्व की राजनीति ना सुधरेगी तो देशों के अंदर की राजनीति भी सुधार पाना असंभव है। पड़ोसी प्रदेशों को मिलाकर देश की पंचायत बनाना तो संभव हो गया, लेकिन क्या देशों की पंचायत बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है? देशों की साझी संसद बनाना कोई कठिन काम नहीं है। जरूरत इतनी भर बात की है कि साझी संसद और साझी सरकार के फायदों से आम जनता को परिचित कराया जाए। ये काम सत्ताधारी लोग नहीं करेंगे, इसे आम आदमियों के समर्थन से बड़ी सोच रखने वाले मुट्ठी भर लोग ही कर देंगे। मतलब यह है कि बहुत थोड़े से लोग आम आदमी का समर्थन लेकर के ये विश्व स्तर पर जो सुधार करने का काम है वो कर देंगे और करने में सफल हो जाएंगे। ये काम कठिन इसलिए लगता है कि आम लोगों को मालूम ही नहीं है कि धरती की साझी पंचायत बन जाए और पूरी दुनिया की एक विश्व सरकार बन जाए तो उनके परिवार में क्या फायदा है। ये बात उनको नहीं मालूम है, इसलिए विश्व सरकार की बात कठिन लगती है। अच्छा गांधी जी, आप ये बताइए, राजनीति सुधारने के लिए आप अगर प्रदेशों की साझी पंचायत की तरह देशों की साझी पंचायत बनाना जरूरी मानते हैं, तो क्या काम करने से आज का संविधान रुकेगा नहीं? क्या इसमें संविधान और राज्य का ढांचा बदल नहीं जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से काम करने की अनुमति देगा? किसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है और किसी राज्य का जो संविधान होता है उसमें कुछ मूलभूत अंतर होता है। अंतर ये होता है कि धर्म की पुस्तक की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, ये व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं होता। धर्म की पुस्तक में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है। लेकिन संविधान जो किसी राज्य का होता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार संविधान खुद किसी न किसी संस्था को देता है। यही इन दोनों में अंतर होता है। धर्म किसी व्यक्ति व किसी संगठन को यह अधिकार नहीं देता कि वो धर्म ग्रंथ का जो अर्थ बताए उसे मान ले, लेकिन संविधान यह अधिकार देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान ने यह अधिकार दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बात बोले कि ये मतलब है संविधान का, वो लोग मान ले, उसे मानना जरूरी है। गांधी जी, आपको क्या लगता है, भारत का संविधान अपना अर्थ बताने का अधिकार किसी को देता है? हाँ, क्यों नहीं। भारत का संविधान साफ साफ कहता है कि संविधान में लिखी हुई बातों का वही अर्थ है जो सर्वोच्च न्यायालय बताए। ये तो बिल्कुल साफ है। जब देशों की साझी संसद बनाने की बात भारत के संविधान में कहीं भी कहा ही नहीं गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय देशों की साझी पंचायत के बारे में ये कैसे कह देगा कि साझी पंचायत की बात संविधान में लिखी है? सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के आधार पर बड़े आराम से कह सकता है कि देशों की साझी पंचायत यानी विश्व में भाईचारा और सद्भाव पैदा करता है। जो देशों की साझी पंचायत यानी विश्व की कोई सरकार बने या पड़ोसी देशों की कोई साझी सरकार बने, कोई साझी संसद बने, तो इससे भाईचारा बढ़ता है, विश्व में सद्भाव बढ़ता है। और ये सद्भाव बढ़ाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का मकसद है। तो देशों की साझी पंचायत पूरी तरह भारत के संविधान के दायरे की बात है, कोई बाहर की बात नहीं है। जिन देशों के संविधान में भारत के संविधान जैसे प्रावधान नहीं है,
उन देशों में भी सर्वोच्च न्यायालय देशों की साझी पंचायत को संविधान विरुद्ध इसलिए नहीं घोषित करेगा क्योंकि साझी पंचायत न्याय के उन्हीं सिद्धांतों पर बन रही है जिन सिद्धांतों पर देशों के संविधान बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देकर हर देश का संविधान विवेक के शासन के लिए जगह बनाता है। गांधी जी, क्या आप मानते हैं कि देशों की साझी पंचायत बनाने से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा? अगर आप अपने मकान के ऊपर 3 अन्य मंजिलें बना दें तो क्या मकान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा? आप कहें या ना कहें, मकान का मूल ढांचा प्रभावित होगा। अब इस नए ढांचे को स्वीकार करना या ना करना इस बात पर निर्भर करेगा कि 3 जो नई मंजिलें बनाई जा रही हैं उनका मकसद क्या है। ये बनाए मकान पर अगर आप बुलडोजर चलाकर गिराना चाहते हैं तो इससे मूल ढांचे का नुकसान होगा, लेकिन अगर आप 2 मंजिला मकान को 5 मंजिला मकान में बदलना चाहते हैं, 3 नई मंजिल और बनाना चाहते हैं, तो ये मूल ढांचे का नुकसान नहीं कहा जाएगा, मूल ढांचे का विस्तार कहा जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी संविधान संशोधन प्रस्ताव को तभी मूल ढांचे के खिलाफ कह सकता है जब वह प्रस्ताव इस संविधान के ढांचे को नुकसान पहुंचाता। अगर वो इस ढांचे को और बढ़ाता हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं देगा। 2 मंजिला सरकार को सीधे 5 मंजिला बनाने का आप प्रस्ताव दे रहे हैं। आखिर शासन की इमारत में 3 मंजिल जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? शायद 1 मंजिल और बनाने की बात करते तो लोग ज्यादा व्यावहारिक मानते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? किसी रास्ते पर जब सवारियां बढ़ जाती हैं तो तांगे से काम नहीं चलने लगता, फिर जीप चलानी पड़ती है उस रास्ते पर। जब सवारियां और बढ़ जाती हैं तो उसी रास्ते पर बसें चलने लगती हैं। सवारियों की संख्या जब और बढ़ती जाती है तो उस रास्ते पर रेल चलानी पड़ती है। जब यात्रियों की संख्या और बढ़ती है तो उस रेल के में डब्बे बढ़ाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, एक की बजाय दिन में उसी रास्ते पर कई रेलें चलानी पड़ती है। यात्रियों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो यातायात का ढांचा बदलता जाएगा। ऐसा सड़कों पर ही नहीं होता, घरों में भी ऐसा ही होता है। जब बच्चों की शादी विवाह होता है तो बहू के लिए नए कमरे की जरूरत पड़ती है, तो ये जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर छत पर नया कमरा बना दिया जाता है। जो काम घरों में होता है आज वही काम देश की छत पर करना पड़ रहा है। जब देश बना था तो 33 करोड़ लोग थे। आज सन 2010 में देश रूपी घर में 117 करोड़ लोग हो गए हैं। जब घरों की छत पर नई मंजिल बनाने की बात व्यवहारिक लगती है तो देश की छत पर नई मंजिल बनाने की बात अव्यवहारिक क्यों लगती है? लेकिन 1-2 मंजिल बनाने की बात ही क्यों नहीं करते? 3 मंजिल देश की छत पर 3 और मंजिल बनाने की बात इसलिए करते हैं कि धरती के सभी लोगों को सिर ढकने के लिए छत मिल जाए। अगर हर 40-50 साल पर एक नई मंजिल बना दी जाती तो आज इकट्ठे 3 मंजिल नहीं बनाना पड़ता। आज हमें छत पर केवल 1 मंजिल बनाने से काम चल जाता। एक ही मंजिल बनाने की अपील आज हमें करना पड़ता, लेकिन घर की मरम्मत का काम लगातार करते रहें तो काम इकट्ठा ना होने पाए, इकट्ठा नहीं होता। राज्य के विकास का काम सैकड़ों साल से रुका पड़ा है, वो हुआ ही नहीं। सैकड़ों सालों का काम अब जब इकट्ठे करना पड़ रहा है तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। गांधी जी, अभी आपने कहा कि ये सैकड़ों सालों से राज्य के विकास का काम छूटा पड़ा है। क्या जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ राज्य का भी विकास होते रहना चाहिए था
इंसान की जनसंख्या तो राज्य के विकास की मांग करती ही है। हर नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी भी राज्य के विकास की मांग करती है। राज्य को वृक्ष का तना व शाखाएं समझिए। इंसान इस वृक्ष पर लगा हुआ फल है। अगर वृक्ष की शाखाएं कमजोर बनी रहेंगी और कम संख्या में बनी रहेंगी तो तना पतला बना रहेगा, तो ज्यादा फल लग भी गए तो वो ठहरेंगे कैसे? वो फल गिर जाएंगे। ज्यादा फलों को लटकने की वृक्ष में जगह कहां मिलेगी? मानव जाति की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी, राज्य का विकास उसी अनुपात में होना चाहिए था। जैसे ज्यादा फल तभी लगते हैं जब ज्यादा डालें होती हैं, ज्यादा शाखाएं होती हैं पेड़ में और तना मोटा होता है। इस प्रकार चूंकि राज्य का विकास जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए आज चारों तरफ ये समस्या दिखाई पड़ रही है और लोग राज्य के ढांचे को नहीं कोस रहे हैं। कोस किस क्यों रहे हैं? इस राज्य रूपी गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवरों को, यानी नेताओं को। और नेताओं को कोसने से ये राज्य सुधरने वाला नहीं है, राजनीति सुधरने वाली नहीं है। राज्य का लगातार सहज विकास नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? राज्य के ढांचे पर गहन तरीके से उसी समय सोचा गया जब औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कंपनियां लगने लगी, मिल लगने लगी। आज के 200, 250, 300 साल पहले उसी समय राज्य के ढांचे पर गंभीरता से सोच हुआ, विचार हुआ। यह तकनीकी की विस्फोट का युग था। उस समय प्रचलित राजशाही इस तकनीकी के सामने बौनी पड़ गई। तकनीकी के, टेक्नोलॉजी के स्वामियों के सामने राजा की औकात हवा हो गई। इसलिए राज्य के ढांचे पर सोचने वाले दार्शनिक 16वीं से 18वीं सदी में बहुत ज्यादा हुए। इसके बाद राज्य के इंजीनियरों का जैसे अकाल ही पड़ गया। राज्य के ढांचे पर विचार करना और वैकल्पिक ढांचा तैयार करना किसी नेता व बुद्धिजीवी वर्ग के बस के बाहर की बात है। चूंकि 19वीं और 20वीं सदी में पूरे संसार में कोई बड़ा राजनैतिक दार्शनिक पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए जनसंख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उस बढ़ी जनसंख्या को संभाल पाने वाला राज्य वाला ढांचा, उस बड़ी जनसंख्या को जो राज्य का ढांचा संभालता, वो ढांचा नहीं बन पाया। राज्य का पेड़ तो अमरूद जैसा बना रहा और उसमें फल अधिक संख्या में लग गए, इतने फल कि जितने आम के पेड़ में लगते। तो निश्चित रूप थी अब ये राज्य लोगों के लिए समस्या पैदा करता ही, जैसा कि आज हो रहा है। देशों के ऊपर जो 3 नई सरकारें आप बनाना चाहते हैं, क्या आपने उनका कोई नामकरण किया है? जी हाँ, पड़ोसी देशों की साझी सरकार को हम हिंदी में वतन की सरकार बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको आप गवर्नमेंट ऑफ होमलैंड या होमलैंड गवर्नमेंट बोल सकते हैं। 2 वतनों की जो साझी सरकार है उसको हम प्रराष्ट्रीय सरकार बोलते हैं। जैसे एक राष्ट्र में कई प्रदेश होते हैं, देश के अंदर प्रदेश, तो पूरे विश्व को, पूरी धरती को हम राष्ट्र कहते हैं। और उसके अंदर पूर्वी धरती के टुकड़े को हम एक प्रराष्ट्र कहते हैं और पश्चिमी धरती के टुकड़े को एक प्रराष्ट्र बोलते हैं। तो एक राष्ट्र विश्व स्तर पर राष्ट्रीय सरकार और उसके अंदर 2, एक पूर्वी संसार के प्रराष्ट्र की सरकार और एक पश्चिमी राष्ट्र के पश्चिमी प्रराष्ट्रीय सरकार। इस तरीके से हम एक राष्ट्रीय सरकार और 2 प्रराष्ट्रीय सरकार, जैसे पेड़ का तना होता है, अब तने को जो एक ही होता है एक पेड़ में, उसको आप राष्ट्रीय सरकार कहें और उसके अंदर दो शाखा निकले, 2 मोटी मोटी डालें, उनको 2 प्रराष्ट्रीय सरकार कहें और उन दोनों शाखाओं में से एक एक 2 निकले, उसमें एक को वतन और दूसरे को दूसरा वतन। तो इस तरह से पूर्वी वतन, पश्चिमी वतन, इस तरीके से वतन की सरकार बोलते हैं देशों की साझी सरकार को, और वतनों की साझी सरकार को प्रराष्ट्रीय सरकार बोलते हैं और प्रराष्ट्रों की साझी सरकार को राष्ट्रीय सरकार बोलते हैं। ऐसा अपन नया नाम दिया है।
क्योंकि जब आप मकान के ऊपर कई मंजिल और बनाएंगे, 2 मंजिला मकान था जो 3 मंजिला रखेंगे, तो हर मंजिल का नाम तो रखना ही पड़ेगा। वही हम लोगों ने किया है। गांधी जी, आप ये जो टोपी अपने सर पर डालते हैं उसके ऊपर 3 फोल्ड हम हमेशा देखते हैं, और हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि आप ये 3 फोल्ड क्यों लगाते हैं। इसका अर्थ हम ऐसे लेते हैं कि नीचे भारत सरकार और उसके ऊपर दूसरी सरकारों की मंजिल आपने बना रखी है। तो आपने तो सचमुच में जो आप कहते हैं उसे आपने अपनी जीवन शैली में भी उतार करके दिखाया है। मैं इसका यही मतलब लेता हूँ। वैसे बताइए, देश के ऊपर की 3 सरकारों का अंग्रेजी में क्या नाम रखा आपने? देशों की जो साझी सरकार बनाने का प्रस्ताव है, मतलब कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी सरकारों को मिला के एक साझी सरकार, जो तीसरे नंबर की सरकार होगी, उसको जो बनाने का प्रस्ताव है, उसको अंग्रेजी में होमलैंड गवर्नमेंट बोला गया है। उसको क्वार्टर नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह पूर्वी संसार में जो एक सरकार बननी है और पूरे पश्चिमी संसार की एक जो सरकार बननी है, इसको हेमी नेशनल गवर्नमेंट बोला गया है अंग्रेजी में। और जो पूरी दुनिया के पूरे विश्व की एक साझी सरकार बनाने का प्रस्ताव है, इसको नेशनल गवर्नमेंट अंग्रेजी में बोला गया है। मतलब हिंदी में आप उसे धरती की सरकार कहें या विश्व की सरकार कहें, लेकिन अंग्रेजी में इसको नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार हिंदी में ऐसा बोला गया है। अच्छा, ये बताइए, देश की सरकार का चुनाव जिस तरह आज होता है, क्या उसमें भी आप कोई सुधार पेश कर रहे हैं? जी हाँ, हम चाहते हैं कि देश भर के ब्लॉक प्रमुख मिलके देश के किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री चुने। मतलब कि भारत के ब्लॉक प्रमुख मिलके भारत का प्रधानमंत्री चुने, पाकिस्तान के सारे ब्लॉक प्रमुख मिलके पाकिस्तान का ब्लॉक प्रमुख चुने, नेपाल के ब्लॉक प्रमुख मिलके नेपाल का ब्लॉक प्रमुख चुने, जिससे देश के प्रधानमंत्री का मुख्य काम हो देश भर के ब्लॉकों के विकास का काम करना, उनके लिए धन के प्रबंध का काम करना। क्योंकि ब्लॉकें नीचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में है, उनका खर्च भी बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी सरकार चाहिए। मतलब छोटी सरकार, जो छोटे ताकत की सरकार होगी, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगी। ब्लॉकों का काम, गांव के विकास का काम, ये बड़ा काम है, इसलिए कोई बड़ी सरकार ही कर सकती है। इसलिए चुनाव की जो आज की प्रणाली है, उसमें हम सुधार कर रहे हैं। हम आज के चुनाव की प्रणाली को नहीं मानते कि इस चुनाव प्रणाली से कोई राजनीति सुधर सकती है या बढ़िया लोग सत्ता में आ सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, ईमानदारी आ सकती है, कर्तव्य परायणता आ सकती है, जिम्मेदार आदमी सत्ता में जा सकता है। ये सब आज की चुनाव प्रणाली से संभव नहीं। अच्छा, देशों की साझी सरकार क्या काम करेगी? देशों की जो साझी सरकार होगी, यानी भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, श्रीलंका की, इन सभी देशों की जो साझी सरकार बनाने का प्रस्ताव है, वो सरकार इन सभी देशों में जो गांव की कमेटियां हैं, उन गांव की कमेटियों को धन देगी, उन गांव के विकास के लिए काम करेगी, उन गांव की जरूरतों को देखेगी और देश में इस तरह के कानून, पूरे दक्षिण एशिया में यानी वतन के स्तर पर इस तरह के कानून बनाएगी कि वो सरकार इन गांवों के गार्जियन, अभिभावक के रूप में काम कर सके। इस तरह के बिल्कुल अलग ढंग का काम उसका होगा। उसका काम ये नहीं देश का विकास, तो देश के विकास से काम नहीं चलता। देश का मतलब होता है देश के प्रदेश, देश का मतलब होता है देश के जिले, देश का मतलब होता है देश की ब्लॉकें, देश का मतलब होता है देश के गांव, देश का मतलब होता है देश के लोग। यानी सबके लिए जब तक अलग अलग सरकार नहीं बनेगी, तब तक
सबके साथ न्याय नहीं हो सकता। वतनों की साझी सरकार को आप हेमी नेशनल सरकार कहते हैं। ये हेमी नेशनल सरकार क्या करेगी? देखिए, जो वतन की सरकार होगी वो तो गांव के विकास के लिए काम करेगी, गांव की कमेटियों को धन उपलब्ध कराने के लिए, धन मुहैया कराने के लिए काम करेगी। लेकिन जो हेमी नेशनल गवर्नमेंट होगी, जो ये प्रस्ताव है कि पूर्वी संसार को मिला के एक हेमी नेशनल गवर्नमेंट बने और पश्चिमी संसार को मिला के दूसरी हेमी नेशनल गवर्नमेंट बने, तो ये हेमी नेशनल गवर्नमेंट पूरे क्षेत्र के परिवारों के मुखिया अपनी ओर से बनाएंगे। इसलिए उसका मुख्य काम होगा परिवारों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराना और सीधे परिवारों के बैंक खाते में उपलब्ध कराना। इसी प्रकार हेमी नेशनल सरकार संसार के सभी लोगों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ न कुछ नियमित धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। मतलब कि परिवारों का विकास और लोगों का विकास, ये विशेष करके मुख्य काम यही होगा हेमी नेशनल गवर्नमेंट का। देश में कोई नया प्रदेश और उसकी एक नई सरकार बनानी हो, मेरा मतलब कहने के लिए कि अगर कोई नया प्रदेश हमें क्रिएट करना हो तो दर्जनों साल आंदोलन चलता है, फिर जाकर एक नए प्रदेश का जन्म होता है, उसकी सरकार बनती है। पड़ोसी देशों की साझी सरकार, फिर ऐसे दो वतनों की साझी प्रराष्ट्रीय सरकार और सबसे ऊपर पूरी धरती की एक साझी राष्ट्रीय सरकार बनाना तो बहुत बड़ा काम है। ये पंच मंजिला शासन कैसे बनेगा, कब तक बनेगा? यह काम केवल भारत के लोगों व भारत की सरकार के वश की बात भी है। दूसरे देशों की सरकारें ना माने तो कैसे बनेगा पंच मंजिला शासन? अमीर भाई गांधी जी अपने सगे गरीब भाई से साझात करने को तैयार नहीं होता, तो पूरे संसार के अमीर देश गरीब देशों के साथ साझात क्यों करेंगे? 5 मंजिला शासन बनाकर असली सत्ता, असली राजा, असली सरकार, असली शासन, असली लोकतंत्र, असली नागरिकता, असली रोजगार, आजाद मानव समाज पैदा करने का काम दूर से देखने में बहुत कठिन लगता है। लेकिन यह काम आसानी के साथ कैसे किया जा सकता है, इस पर वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो के नाम से हमारी एक छोटी सी पुस्तिका है। और विश्व परिवर्तन की ओर फ्रॉम यूएनओ टू यूएनजी के नाम की मेरी किताब में इस तरह के उतने सवालों का जवाब दिया गया है जितने सवालों की एक साधारण बुद्धिजीवी के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। जवाब दिया गया है, फिर भी अगर आप मेरी जुबान से सुनना चाहते हैं तो पंच मंजिला सरकार बनने से लोगों का क्या फायदा होगा, ये और ये मुश्किल काम आसानी से कैसे हो पाएगा, ये सब आपको जानना है, सुनना है, तो आपको वीजा तोड़ो दुनिया जोड़ो के नाम से मेरे एक इंटरव्यू या मेरे प्रवचन की एक सीडी और डीवीडी मंगाना चाहिए, देखना चाहिए। आज जिस विषय पर इंटरव्यू चल रहा है, आप ले रहे हैं, उसी पर बने रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आपकी मर्जी, आप सवाल पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, हम आज के सवालों को राजनीति सुधारने के आपके उपायों के दायरे में ही रोकते हैं। गांधी जी, आपने अब से कुछ देर पहले दक्षिणाधिकार कानून बनाने की जरूरत बताई थी। उत्तराधिकार की बात तो लोग समझते हैं, बहुत सुना भी है लोगों ने। ये दक्षिणाधिकार क्या है? हाँ, उत्तराधिकार का नाम तो सबने सुना है, लेकिन दक्षिणाधिकार एक नया अधिकार है, नए अधिकार की कल्पना है और इसकी खोज अभी बहुत जल्दी ही हमने की है और उस अधिकार का नाम दक्षिणाधिकार रखा है। अंग्रेजी में इसे आउट हेरिटेंस नाम दिया है। अंग्रेजी में इस शब्द के ये शब्द था नहीं और ना तो हिंदी में था। बाप की दौलत बच्चों को मिले तो इसे उत्तराधिकार कहते हैं, ये दुनिया बात जानती है, आप सब जानते हैं। इसके विपरीत अगर बच्चों की दौलत बाप को मिले तब इसे दक्षिणाधिकार कहा गया है।
अंग्रेजी में इसके लिए आउट हेरिटेंस शब्द बनाया गया है, उसी इनहेरिटेंस शब्द के तर्ज पर। ओ आई सी। तो दक्षिणाधिकार से लोगों का क्या फायदा होगा? किसी भी बच्चे की सफलता में उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, सगे संबंधी सबका हाथ होता है। माँ बाप और अतीत और वर्तमान में के समाज का भी हाथ होता है, किंतु पूरे संसार में एक अंधविश्वास यह प्रचारित कर दिया गया है कि सफलता के लिए सफल होने वाला व्यक्ति अकेले जिम्मेदार होता है। उसकी प्रतिभा और परिश्रम उसे सफलता दिलाती है। इस अंधविश्वास के कारण माँ बाप, भाई बहन और समाज का जो लाभ में हिस्सा है वो उनके पास नहीं पहुंचता। समाज में चौतरफा जो गरीबी, आर्थिक विषमता, मुफलिसी दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के कारण लगभग हर व्यक्ति बुढ़ापे में अपमान का जीवन जीता है। उसे ऐसे अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि उसी समय उसे सबसे ज्यादा मान सम्मान की जरूरत होती है। सफलता के पीछे केवल सफल व्यक्ति की प्रतिभा और उसका परिश्रम, केवल इन्हीं दो चीजों का हाथ नहीं होता। यह अंधविश्वास जवानी में जिसको फायदा पहुंचाता है, बुढ़ापे में यही अंधविश्वास उसके लिए घातक भी साबित होता है। दक्षिणाधिकार कानून में माँ बाप, भाई बहन और समाज को किस प्रकार उनका हिस्सा दिला सकेगा? क्या होगा इस कानून में? इस कानून में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे हर व्यक्ति की आमदनी और उसकी संपत्ति के कुछ हिस्से पर माँ बाप का मालिकाना होना चाहिए। जब तक माँ बाप जीवित रहें तब तक इस आमदनी और इस संपत्ति पर उनका मालिकाना हक बरकरार रहना चाहिए। माँ बाप की मृत्यु के पश्चात यह संपत्ति सभी बच्चों में समान रूप से बढ़ जानी चाहिए। दक्षिणाधिकार के पीछे हमारा मंतव्य, हमारी मंशा, हमारी सोच यही है। गांधी जी, दक्षिणाधिकार से परिवारों में तो सुधार संभव है, जैसा आपने बताया, परंतु इससे राजनीति कैसे सुधरेगी? राजनीति सुधरेगी इससे। दक्षिणाधिकार से राजनीति सुधारने का सीधा संबंध है। माँ बाप का हिस्सा जब बच्चे मान लेंगे तो पिता तुल्य पूरी धरती की राष्ट्रीय सरकार का हिस्सा देशों की सरकारों के लिए मानना आसान हो जाएगा। आज बच्चे अपने माँ बाप का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। इसी तरह धरती भी पूरी दुनिया के सभी देशों की माँ है, बाप है। इसका हिस्सा देश मानने को तैयार नहीं है, देशों की सरकारें मानने को तैयार नहीं है। माँ बाप से सब कुछ पाते हैं बच्चे, यहां तक कि जीवन उन्हीं से पाते हैं। लेने के लिए उत्तराधिकार कानून बनाया, लेकिन माँ बाप को देने के लिए दक्षिणाधिकार पर आज 10,000 साल से इंसान जी रहा धरती पर। कम से कम दक्षिणाधिकार की तरफ, माँ बाप के अधिकार की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। अपने स्वार्थ में जो कुछ बच्चों ने किया, यही काम देशों की सरकारों ने भी अपने स्वार्थ में किया। इन सरकारों ने धरती से सब कुछ लिया, यहां तक कि उसी पर वो खड़े हैं, लेकिन धरती की देखरेख के लिए उसे एक सरकार तक नहीं दिया। कहते हैं हमारी सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, मेरी संप्रभुता पर आंच आएगी, मेरी आजादी में खलल पड़ेगा। भाई, बच्चों की आजादी, अगर माँ बाप को कुछ मिले तो बच्चों की आजादी पर खलल पड़ेगा क्या? पड़ना चाहिए क्या? ऐसा सोचना ठीक है क्या?
माँ बाप अगर गैर हैं तो सोच फिर दूसरी है। माँ बाप अपने हैं तो माँ बाप को दी गई चीज अपनी आजादी में खलल नहीं हो सकती। इसी तरह जो देश हैं वो बच्चों की तरह है और ये धरती माँ बाप की तरह है। धरती का हिस्सा देना ही पड़ेगा देशों को। देशों की सरकारें जब तक धरती को उसका हिस्सा वापस नहीं करती, इस धरती की सुरक्षा करना मुश्किल है। पर्यावरण की सुरक्षा करना मुश्किल है। आतंकवाद का खात्मा मुश्किल है। गरीबी का खात्मा मुश्किल है। धरती पर तमाम दुख ऐसे ही बने रहेंगे जब तक धरती को उसका हक नहीं मिलता। मतलब ये हुआ कि जैसे आयकर विभाग के लोग आमदनी में से अपना हिस्सा हर साल लेते रहते हैं, उसी प्रकार माँ बाप का हिस्सा भी कटता रहे और अंत में सभी बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाए। आप ये मानते हैं कि अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इस मदद का फल बुढ़ापे में वापस मिल जाए। बचपन में लगाओ और बुढ़ापे में पाओ। गजब की सोच है। आपने राजनीति सुधारने के लिए थोड़ी देर पहले गांधी जी एक शब्द बोला था, थीटो पावर। ये दुनिया के 6 देशों को संयुक्त राष्ट्र के संविधान ने वीटो पावर दे रखा है। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये थीटो पावर क्या है? घर घर में जो आर्थिक तंगी पसरी है, जो मुफलिसी पसरी है, जो आर्थिक गुलामी पसरी है और आर्थिक गुलामों को पालकर बैलों की तरह काम करने के लिए पाले हुए जानवरों की तरह जबरदस्ती काम करने की जो प्रथा अब तक बनी हुई है, उस पर रोक लगानी होगी। आर्थिक दास्तां पर रोक लगाने के लिए 5 मंजिला शासन जरूरी है। ये प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, या भी ये 2 मंजिला शासन से काम ना चलेगा। अब 5 मंजिला शासन चाहिए। 5 मंजिला शासन बनाने से राज्य का भूमंडलीकरण होगा, राज्य का वैश्वीकरण होगा और हम इसे विश्व का राष्ट्रीयकरण कहते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इससे क्षेत्रीय सभ्यता और संस्कृतियों के लोगों को अपनी आस्थाओं के साथ जीने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो दिक्कत ना आए इसी के लिए हमने थीटो पावर के नाम से एक नई ताकत, एक नई अधिकार प्रदेशों के सरकारों को दे रहे हैं, जिससे कि वैश्वीकरण तो हो लेकिन क्षेत्रीय संस्कृतियों को अपनी आस्थाओं और अपनी आजादी के साथ जीने में कोई खलल ना पैदा हो। एक आस्था के लोग अपनी आस्थाओं को दूसरी आस्थाओं वाले लोगों पर संचार माध्यमों के सहारे, टेलीविजन के सहारे थोपना चाहेंगे। विज्ञान पर तो सहमति बन सकती है, लेकिन किसी आस्थावान को यह अधिकार दिया नहीं जा सकता कि वह दूसरे की आस्था पर चोट पहुंचाए। वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब पूरी दुनिया एक गांव बनती जा रही है, इस दौर में सांस्कृतिक संघर्ष को रोकने के लिए, अपनी आस्थाओं की लड़ाइयां रोकने के लिए हमारा प्रस्ताव यह है कि हर एक सांस्कृतिक समुदाय को, जितने तरह के समुदाय धरती पर हैं, उन सब लोगों को एक एक प्रदेश सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और जिससे इस प्रदेश सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा के आधार पर किसी भी प्रसारण, किसी अखबार, टेलीविजन, भाषण, फिल्म या धारावाहिक, किसी भी चीज पर रोक लगा दें। इसी रोक के अधिकार को हम थीटो पावर कहते हैं और ये थीटो पावर वही संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर की तर्ज पर गढ़ा गया एक नया शब्द है।